अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग बखैर होंगे। चलिए शुरू करते हैं आलमी हालात हाज़रा। आज इतवार का दिन है तो मुख्तसर में बात करेंगे। आज छुट्टी का दिन है लेकिन मैं सोचा कि कुछ गुफ्तगू कर ली जाए आप लोगों से। तो एक तो सब लोगों की निगाह है ज़ेलेंस्की के दौरे अमेरिका पर। कल वो गया और कनाडा में जो है टोरंटो में मुलाकात किया मार्क कार्नी से। अब वहीं से फिर फ़ोन से कनेक्ट किया यूरोपियन लीडर से, और कनाडा के मार्क कार्नी भी यूरोप के सारे लीडरान ने उसका पीठ थपथपाया कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं और डट करके बात करो डोनाल्ड ट्रंप से, और झुकना नहीं है और दबना नहीं है। अब आज जो है डोनाल्ड ट्रंप से बात होगी तो देखिए कि क्या मामला होता है। और ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम जो 20 नुकात पर रिवाइज फार्मूला दिए हैं, अगर उस पर बात बन जाती है तो फिर हम अपने यहाँ रेफरेंडम कराएंगे और सारे लोग उस 20 नुकाती प्रोग्राम पर रेफरेंडम में अगर हक में वोट देंगे तो फिर उस पर दस्तखत कर लेंगे, या इलेक्शन के बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी वो दस्तखत कर लेंगे। तो सबसे बड़ा मसला तो वही है कि अगर हम नेटो ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप लोग हमको सिक्योरिटी गारंटी के नाम पे क्या देंगे। एक तो ये मामला है, और दूसरा वही कि डॉनबास के जो है 10% इलाका जो रशिया अभी तक जीत नहीं पाया है, तो उसको हम कैसे अपने हाथ से दे दें। तो या तो उसको जो है फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया जाए, डीमिलिटराइज, लेकिन अगर 10% हम अपने फौज को पीछे हटाते हैं तो रशिया भी पीछे हटाए। तो ये दो मेन मुद्दा है, और बकिया तो सारे मुद्दे में जो है बातचीत हो सकती है। तो देखिए आज बात निकल ही आएगी, तो ज़्यादा गेस करके कोई मतलब नहीं है। तो इसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये कि रशिया का थोड़ा सा मूड लग नहीं रहा है, या फिर क्या वो दबाव बनाना चाह रहा है कि जैसे ही यूक्रेन का सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन से अमेरिका के लिए निकला, पहले वो कनाडा गया फिर आज यहाँ आएगा अमेरिका, या आ गया होगा, तो रशिया ने ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया कीव पे। अब आप देख लीजिए, बात यहाँ की चल रही है कि यहाँ की ज़मीन देनी है या नहीं देनी है। कीव पर जो है ताबड़तोड़ 500 ड्रोन से हमला कर दिया और 40 मिसाइल से हमला कर दिया। तब आप फिर ये अंदाज़ा लगाइए कि रशिया के मानसिकता क्या है, क्या चाहता है, कि इसके ज़रिए से जो है दबाव बनाना या उसके इरादे कुछ और हैं, तो खुदा बेहतर जानता है। लेकिन देखिए ज़ेलेंस्की अगर रशिया के बात मान गया तो फिर जंग बंद हो जाएगी, वरना तो रशिया ने जो है वार्निंग दे दिया है कि अगर गोली से बात नहीं बनेगी तो फिर बोली से बात नहीं बनेगी तो फिर गोली से बात बनेगी। हम तो अपना जो है टारगेट अचीव करके रहेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप भी यही समझा रहा है, रशिया के मुकाबले में अड़ने के बजाय ज़ेलेंस्की को समझा देता है कि देखो वो जितना मांगता है दे दो, वरना जो है वो ज़बरदस्ती लेने आएगा तो ज़्यादा ही ले लेगा। तो आज बात जो होगी तो उससे पता चलेगा। दूसरी विजिट जो है बेंजामिन नेतन्याहू की होनी है डोनाल्ड ट्रंप के। अब वो तो पूरा मिडिल ईस्ट का ही प्रॉब्लम लेकर के पहुंचा है। तो ये दोनों भाई है, समझिए कि ज़ेलेंस्की और जो बेंजामिन नेतन्याहू, और दोनों का खाना पानी जो है वो अमेरिका से ही चलता है। अमेरिका अगर साथ दिया तो दोनों टिकेंगे मैदान में, नहीं तो ये कागजी शेर साबित हो। अब यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है डोनाल्ड ट्रंप से जो है गुफ्तगू शुनीद करेगा, और जो है उसको मनाने की कोशिश करेगा कि देखिए यहाँ पर जो है फ़लस्तीनियों का मामला तो सॉल्व कर दिए, मुस्लिम हुक्मरानों को आप डांट डपट के बैठा दिए हैं, अब सीरिया से भी बात जो है उसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचा ही दीजिए, मिस्र को भी जो है ठीक कर ही दिए हैं आप, जॉर्डन भी आप ही के हाथ में है। तो अब यह है कि ईरान को भी थोड़ा सा ठीक कर ही देते तो अच्छा ही रहता, और लेबनान का भी मामला ठीक हो ही गया है। तो अब रह गया बस जो है ईरान का मामला और हौसियों का मामला। तो हौसियों के मामले में जो है ये समझिए कि ये मसला आ गया है, स्वाज़ीलैंड जो है सोमालीलैंड का मामला है,
और एक ईरान का मामला है। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी बात मानता है या नहीं मानता है। वो तो बहुत ज़्यादा जो है खुशामद करेगा कि ईरान पर हमला कर ही दीजिए, और न्यूक्लियर वेपन क्या जो मिसाइल सिटी है उसको कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे। तो उसको कामयाबी मिलती है नहीं मिलती है, और फिर डोनाल्ड ट्रंप का क्या बयान आता है उस पर भी कोई बहुत ज़्यादा भरोसा करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये लोग बात जब कर लेते हैं तो बयान कुछ और देते हैं और काम कुछ और करते हैं। तो इस लिहाज से बयानबाजी में आने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि एक्शन जो है देखते रहिए क्या है। तो ईरान का मामला भी रहने देते हैं, बात करते हैं ये स्वाज़ीलैंड का मामला जो है। और ये समझ जाइए कि नाइजीरिया पर जो है अमेरिका ने हमला किया, जो मैं 2 रोज़ से बता रहा हूँ। तो इससे पता चलता है कि पहले अमेरिका की पॉलिसी ये थी कि अमेरिकन शहरी पे कहीं पे हमला होगा तो हम उसको नहीं बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अब उसका जो है तरमीम कर दिया है, चेंज किया है। अमेरिकन शहरी नहीं, क्रिश्चियन पे कहीं भी हमला होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि नाइजीरिया पर जो है क्रिश्चियन के नाम पे आया है। तो ये तो बहुत ही बड़ा जो है स्पेक्ट्रम खोल दे रहा है कि क्रिश्चियन तो पूरी दुनिया में है। अब कहीं पे भी जो है आपसी लड़ाई भी हो गई किसी की जो है लोकल लेवल पे भी, तब भी जो है कहेगा क्रिश्चियन को मारे हो तो हम जा रहे हैं बम लेकर के और तुम पर बमबारी कर देंगे। तो इस तरह के मैं बताया, तो इस तरह के हादसा तो समझिए इंडिया में भी हो जाते हैं, पाकिस्तान में भी, दूसरे ममालिक में भी होते ही रहते हैं। तो ये अमेरिका की पॉलिसी जो है ख़तरनाक बनती जा रही है। और एक जो है ये सोमालीलैंड वाला मामला आ गया है कि ठीक है इन लोगों का जो है अपना सिविल वॉर है, इधर जो है सोमालीलैंड जो है 1991 ही में अपने आप को अलग कर दिया कि मैं अलग मुल्क रहूँगा। बकिया जो सोमालिया है उसमें जो खाना जंगी है, और यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर है, दूसरे भी प्रोविंस हैं तो वो तकरीबन ऑटोनॉमस हैं। फिर यहाँ पे शबाब का मामला है, 19 साल से वो लोग जो है वहाँ पे जो है लड़ाई कर रहे हैं। तो ये सारे मसाइल हैं, लेकिन ये सोमालीलैंड को जो उसने एक्सेप्ट किया है इज़राइल ने, तो ये इससे इज़राइल को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, कहीं बैकफायर तो नहीं कर जाएगा। इज़राइल को फ़ायदा क्या होगा, इज़राइल यहाँ पर जो है समझ जाइए कि एक तो ये है कि मैं भी भाई इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और मैं भी किसी को जो है सपोर्ट कर सकता हूँ, अपोज कर सकता हूँ, ये मैसेज देना था। दूसरा ये कि ये बात चल रही है कि यहाँ से फ़लस्तीनियों को अगर निकाला जाएगा तो कहाँ कहाँ बसाया जाएगा, तो मुख्तलिफ़ मुल्कों में उसके बसाने के ये है। तो उसमें एक सोमालीलैंड की भी जो है बात आ रही थी, और सोमालीलैंड की तरफ से फुल्ली ऑर्डर है कि आप मुझे तस्लीम कीजिए, तो हमारे यहाँ जो चाहिए आप कीजिए, आप फ़लस्तीनियों को ला के बसाइए, यहाँ पे अपना पोर्ट बनाइए, मिलिट्री जो है ये बनाइए, बेस बनाइए, हमारे तरफ से कोई नहीं है, बस हमें रिकग्निशन दीजिए। क्योंकि वो भी बेचैन है, 35 साल से जो है 34 साल से आज़ाद मुल्क घोषित किए हुए हैं, अपनी करेंसी है, अपना झंडा है, सब कुछ है, लेकिन मान्यता नहीं है किसी भी यूनाइटेड नेशन के ममालिक से। तो एक तो फ़लस्तीन का मुल्क है कि फ़लस्तीनियों को यहाँ के लाग बसाना है। दूसरी बात यह है कि ये जो फ़लस्तीनियों से जंग हुई है तो ये रेड सी उसके लिए बहुत मुसीबत बन गई, क्योंकि यहाँ पे हौसियों ने इसको ब्लॉक कर दिया था। तो यहाँ से वो जो है हौसियों पे चेक रख सकते हैं, जब चाहेंगे जहाज़ से इस पर हमला कर देंगे, वरना ये 1200 किलोमीटर आना पड़ता, फिर हमला करके जाना पड़ता है। और तीसरे नंबर पर अगर यहाँ बेस बन जाता है तो फिर पूरे मिडिल ईस्ट को भी अपने चेक में रख सकते हैं कि देखो इधर तो मैं चेक में रखा हुआ ही हूँ और इधर भी जो है तुमको चेक में रखे हुआ हूँ, तो अब तुम लोग हमारे चंगुल में हो। लेकिन ये सब जो डिपेंड करता है कि अमेरिका उसके साथ आता है या नहीं आता है। अगर अमेरिका आया तो सारी प्लानिंग उसके फेवर में जाएगी, और अगर अमेरिका साथ नहीं आया तो हो सकता है बैकफायर कर जाए और इज़राइल और भी आइसोलेट हो जाए। लोग कहेंगे कि देखो एक जो है वॉर क्रिमिनल जिस पर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का चार्ज है, अरेस्ट वारंट है, जिसने बेबी किलर का टाइटल लिया है, फ़लस्तीन को कब्ज़ा किया है, ख़ुद अपनी हुकूमत उसकी नाजायज़ हुकूमत है, और नाजायज़ हुकूमत एक नाजायज़ रियासत को तस्लीम कर रही है, तो चोर चोर मौसियात भाई वाला मामला है, तो वो और भी जो है दागदार हो जाएगा। और लोग कहेंगे देखो ये लोग जो है समझे कि इंटरनेशनल कवानीन को मानने वाले नहीं, उल्लंघन करने वाले लोग हैं, तो इन लोगों की वैल्यू नहीं है। तो वो अपने आप को जो है वो ताइवान, सोमालीलैंड, कोसोवो इस सब के लिस्ट में चला जाएगा।
तो उनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कहाँ वो सुपर पावर का ख्वाब देख रहा, कहाँ जो है अपने आप को जैसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट से जो है अलाइन कर रहा। तो ये लेकिन ये है कि हो सकता है कि मेरे हिसाब से अमेरिका जो है फिर आगे तस्लीम कर ले, और अगर अमेरिका ने तस्लीम कर लिया तो फिर समझिए कि लेन लग जाएगा। इसीलिए यहाँ का जो सदर है, हरगीसा इसकी कैपिटल है, तो यहाँ का जो सदर है उसने कहा आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड नाउ टुडे, मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ आज के दिन कि इजराइल ने मुझे तस्लीम किया है। तो उसको आश्वासन दिया होगा कि पहले ये माहौल बनाएगा, फिर अमेरिका भी पीछे से आएगा तो तुम्हारा मामला बन जाएगा। तो देखिए, लेकिन ये सारे अरब ममालिक जो है बैकफायर किस तरह किया है कि आप समझ जाइए कि सऊदी अरब और ईरान और हौसी और तुर्की इस सब ने मिल करके कहा है कि ये गलत काम हो रहा, तब इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया है। तब आप समझ जाइए कि अगर ये लोग जो है इस अमल से एक हो जाते हैं तो फिर इज़राइल के लिए फ़ायदा का मामला हुआ या बैकफायर कर गया। इसीलिए जो है इज़राइल जल्द से जल्द जो है मुतालबा कर रहा यूनाइटेड अरब इमारात से कि प्लीज़ आप भी जो है इसको तस्लीम कर लो ताकि हमें तक़वियत मिले, वरना जो है हम खुद ही जो है आइसोलेशन में मतलब ना चले जाएं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये यूनाइटेड अरब इमाराट्स जो है ये हर मामले में क्यों टांग अड़ा रहा है। देखिए हर जगह वो नज़र आ रहा है कि जो है जहाँ जहाँ कन्फ्लिक्ट है, और अभी आप देखिए कि यमन में जो है सऊदी और यमन में यूएई में एक तरह से लड़ाई हो गई है। यमन जो है वो समझिए कि दो हिस्सों में है। ये समझिए कि ये हिस्सा पे जो है ये हौसियों का कंट्रोल है, और ये हिस्सा पे जो है समझिए कि गल्फ़ वालों का कंट्रोल है। लेकिन इसमें भी दो हिस्से हैं। एक हिस्सा समझिए कि ऐसे है, ये रेगिस्तानी इलाका है, तो ये वाले हिस्से में जो है सऊदी के बैकिंग वाली गवर्नमेंट, और ये जो साहली वाला इलाका है ये यूएई के बैकिंग वाले। अब ये दोनों मिल करके इनसे लड़ते रहते हैं, लेकिन अभी फ़लस्तीन का साथ देने की वजह से इनकी अहमियत बढ़ गई है, पब्लिक इनको सपोर्ट कर रही है। तो अब ये दोनों आपस में लड़ने लगे। एक महीना पहले इन लोगों ने हमला कर दिया और सऊदी बैक गवर्नमेंट से बहुत सारी ज़मीन को ले लिया। तो अब यह है कि वार्निंग पे वार्निंग दे रहे थे, ये लोग नहीं माने, तो फिर अब सऊदी अरब ने हमला कर दिया इस इलाके में, और सख्त वार्निंग दिया है कि जो जो इलाके तुम जो है कब्ज़ा कर लिए थे उसको वापस करो, नहीं तो फिर जो है अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तो ये देखिए सऊदी और यूएई बिल्कुल आमने सामने आने जा रहे हैं। इवन के मार्को रूबियो ने कहा कि भाई थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करो, दोनों भाई हो, क्यों लड़ते हो। तब आप समझ जाइए। तो आप देखेंगे कि यूएई का मामला जो है यमन में तो खुल करके सामने आ गया। फिर अभी आप देखेंगे सोमालिया वाले में जो है, इस सोमालिया को जो है ये लोग सपोर्ट करते हैं और सोमालीलैंड को यूएई सपोर्ट करता है। इसी तरह से जो है सूडान वाले में आप देखेंगे आरएसएफ जो है, सूडान आर्मी जो है मेन हुकूमत है उसको सऊदी वगैरह सपोर्ट करते हैं, लेकिन आरएसएफ जो है रैपिड सपोर्ट फोर्स बागी ग्रुप उसको जो है यूएई सपोर्ट करता है। इधर भी जो है आप देखेंगे कि जो है इज़राइल में कतर वगैरह जो है फ़लस्तीनियों को सपोर्ट करते हैं, और इज़राइल को जो है यूएई सपोर्ट करता है। अब्राहम एकॉर्ड में वो गया हुआ है, I2U2 में भी जो है यूएई है। फिर इसके बाद लीबिया में भी देखेंगे कि अब्दुल हमीद दुबैबा को जो है तुर्की वगैरह सपोर्ट करता है, लेकिन खलीफा हफ्तार जो बागी ग्रुप है उसको यूएई सपोर्ट करता है। तो इस तरह से कई जगह आप देखेंगे कि मामला ये है। और इंडिया पाकिस्तान में भी देखेंगे कि यूएई का झुकाव इंडिया की तरफ है और सऊदी वगैरह का झुकाव अभी पाकिस्तान की तरफ है। देखे दोनों का अलायंस वगैरह भी हुआ है। कतर का झुकाव देखेंगे ईरान की तरफ है, और कतर से जो है यूएई की लड़ाई रहती है। तो इस तरह मैं कई मिसाल दी आप लोगों को कि आप देखेंगे कि इस तरह मामला है। तो अब ये यूएई को क्या हो गया है, और यूएई जो है इज़राइल के लिए इतना बढ़ चढ़ के बैटिंग क्यों करता है। तो ये मैं कभी इशारा आप लोगों को किया था कि ये देखिए ये उम्र का भी एक मामला लड़ाई है। यूएई कहता है कि भाई हम छोटा मुल्क है ठीक है, लेकिन तरक्की में तो हम बराबर हैं। सऊदी तो सिर्फ समझिए कि तेल के बलबूते पर जो है बड़ा भाई बना हुआ, उसने कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया, बिजनेस मॉडल वगैरह कुछ नहीं किया।
हम तो समझिए कि तेल भी और अपनी सलाहियत के दम पर जो है आगे बढ़े हैं, और समझिए कि एक मकाम है हमारा। और इसके जो सदर हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, वो एजड आदमी है, और उसके मुकाबले में सऊदी का जो क्राउन प्रिंस है वो एक यंग है। तो अब यह है कि वो कहता है कि मिडिल ईस्ट का लीडर कौन होगा। तो उम्र के हिसाब से, तजुर्बा के हिसाब से हमारी चलनी चाहिए। और सऊदी कहता कि देखो भाई, साइज नहीं देख रहे हो कि कितना बड़ा मुल्क है, इसका मैं सरबराह बनाऊँ ना, गर्चे मैं यंग हूँ तो क्या हुआ। और फिर मक्का मदीना हमारे पास है। तो आप मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हो या ये जो है क्या नाम है, तमीम बिन, ये क़तर के जो है, इन लोगों को लगता है कि ये नए लड़के के जो है, यंग लड़का के जो है हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो मज़ा नहीं आ रहा। तो इस वजह से ये इन लोगों की जो है लीडरशिप की लड़ाई है कि गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल वगैरह जो है, इसमें जो है मैन कौन रहेगा, हेड कौन रहेगा, किसकी चलेगी। तो नेचुरल तो सऊदी की है, लेकिन सऊदी में अगर जब तक जो है मोहम्मद बिन सलमान के वालिद जो है सलमान बिन अब्दुल अजीज़ वगैरह, तो उतना ज़्यादा ईगो का मसला नहीं आता था। लेकिन अभी जो है मामला जो है, मोहम्मद बिन सलमान बिल्कुल यंग है और बिल्कुल ही नाजायज़ तरीके से एक लिहाज से आया है, यानी चचा का हक मार करके आया है। तो इस लिहाज से ये लोग कहते हैं कि नहीं अब हम हैं। तो अब इस वजह से समझ जाइए यूएई ने अमेरिका और इजराइल से हाथ मिला लिया है कि हम आपको जो है जगह देंगे मिडिल ईस्ट में, और आप हमें जगह दीजिए। आपको इधर जितना फैलना है यहाँ फैल जाइए, और बकिया मिडिल ईस्ट के हमें लीडर बना दीजिए, हमें ऊपर उठा दीजिए। तो इस वजह से ये समझिए कि अपने ज़ाती मफाद के लिए उम्मत मुस्लिमा के मफाद को दाव पे लगा रहा, जैसा मैं समझ रहा हूँ। बाकी आप देखिए। और यहाँ पर जो है बहुत सारे एनालिस्ट कह रहे हैं कि नाइजीरिया पे जो हमला हुआ है, या फिर सोमाली लैंड में अगर अमेरिका भी आ जाता है, वो भी तस्लीम कर लेता है, जो कुछ भी करना करता है, इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो समझदार लोग ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि देखिए अमेरिका को एक लिहाज से बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसकी दादागिरी तो आ जाएगी कि लोग डरेंगे भाई कि ठीक है अमेरिका तुम आ जाओ, बमबारी करके चले जाओ, कोई मसला नहीं है, तुमको हम नहीं चू बोल सकते। बोलेंगे भी तब भी तुम हमला करोगे, नहीं बोलेंगे तब भी हमला करोगे, तुमको कौन रख सकता है, तुम पावरफुल इंसान हो। लेकिन एक लिहाज से घाटा हो जाएगा। और वो घाटा क्या होगा कि अगर ये अमेरिका का यही नेचर रहा कि कभी ईरान पे हमला कर देंगे, कभी यमन पे हमला कर देंगे, कभी सीरिया पे हमला कर देंगे, कभी लेबनान पे हमला कर देंगे, और कभी नाइजीरिया पे हमला कर देंगे, तो ये जो है कमज़ोर ममालिक फिर इस तरह दादागिरी के मुकाबले में कहाँ जाते हैं। फिर वो कोई सेकंड नंबर की ताकत की पनाह तलाश करते हैं। तो हो सकता है कि पूरा अफ्रीका जो है वो चाइना की गोद में बैठ जाए, अब बोले कि आप आ जाइए प्लीज़, आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा तो अमेरिका लिहाज करेगा। अमेरिका तो इस लायक नहीं कि हम उससे दोस्ती करें। ठीक है, ताकतवर है तो डर जाते हैं, लेकिन वो काबिल नफ़रत मुल्क है, और जिस मुल्क पे चाहता है सुबह उठता है जाके बमबारी कर देता है। देख लीजिए 1-2 साल में हम लोग जियो पॉलिटिक्स जब से देख रहे हैं, यमन पे कब कितना हमला किया, ईरान पे हमला कर दिया, सीरिया पे हमला कर दिया, और लीबिया पे हमला पहले किया, अभी नाइजीरिया पे हमला कर दिया। बहाना क्या है, क्रिश्चियन मर रहे हैं। अभी वेनेजुएला पे हमला करने की तैयारी कर रहा है, कभी कनाडा पे, कभी ग्रीनलैंड पे, कभी इस पे, कभी उस पे। क्या इसको जो है दिमाग में समा गया। तो ये ऐसा लग रहा है कि चाइना को बैठे बैठाए पूरा अफ्रीका जो है अमेरिका तश्त में सजा के दे रहा है। तो ये आप समझ लीजिए। तो चाइना के जो है एकदम 10 उंगली घी में है, मुंह कढ़ाई में है, मज़े है। नाइजीरिया ने एक तारीख रकम कर दिया है। तारीख रकम क्या किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे अफ्रीकन ममालिक पे वीज़ा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, ये ममालिक के लोग हमारे यहाँ नहीं आएंगे, जाओ। नाइजीरिया ने कहा कि हम भी लगाते हैं, अमेरिकन कोई नहीं आएगा हमारे यहाँ। आप कह के लोग कहें हंसे भी कि भाई आपके यहाँ कोई जाना ही चाहता है जो आप रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। आपकी तो ख्वाहिश रहती है कि कोई अमेरिका से आ जाए, बरतानिया से आ जाए, फ्रांस से आ जाए। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है हम लोग गरीब हैं, लेकिन एक सिंबॉलिक तो है कि कोई ऐसा मुल्क तो है जो आपके आने को पसंद नहीं करता है। तो बड़े के लिए यही बहुत बड़ा मैसेज हो जाता है कि कोई आपके आने को नागवार कर रहा, नागवार समझता है। तो इस लिहाज से अमेरिका को एक झटका बड़ा लगा है ये।
और आज म्यांमार में जो है इलेक्शन स्टार्ट हो गया है। 3 फेस में इलेक्शन है। मिलिट्री जुंटा ने जो है 2021 में यहाँ पर कब्जा कर लिया था, फौजी बगावत कर दिया था, लेकिन बेचारा कभी चैन की सांस नहीं ले पाया कि आराम से मज़े करेंगे। लोगों ने हथियार उठा लिए, बगावत कर दिए, और अब जा कर के वो इलेक्शन करा रहा है। लोग कह रहे हैं कि न ये फ्री है, न फेयर है, न इसकी कोई अहमियत है, बस कराते रहो कोई। तो ये चंद खबरें थी जो मैं सोचा आप लोगों शेयर कर दूं। कोसोवो में भी जो है इलेक्शन होना है, और वहाँ भी जो है पिछले साल इलेक्शन हुआ था, लेकिन किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली, और फिर आपस में जब बात नहीं बनी तो कोalition अभी तक गवर्नमेंट बन ही नहीं पाई। तो अब लग रहा है कि फिर से इलेक्शन होगा, और फिर जिसको मेजॉरिटी मिलेगी वो उसका ये होगा। तो चलिए मैं एक झलक जो है आप लोगों को अल जज़ीरा दिखा देता हूँ। और गज़ा के ताल्लुक से बताऊँ तो वहाँ पर जो है बहुत मुसीबत है। देखिए म्यांमार वोट्स एज मिलिट्री होल्ड्स फर्स्ट इलेक्शन सिंस 2021 coup. UN Human Rights Group and opposition parties says election process is not free, fair and credible. कुछ नहीं है। और इसका देखिए 2 killed as रशिया हैमर यूक्रेन बिफोर ट्रम्प ज़ेलेंस्की मीटिंग। रशिया ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है। देखिए कोसोवो वोट्स इन स्नैप इलेक्शन टू एंड ए ईयर ऑफ पॉलिटिकल डेडलॉक। तो यहाँ पे भी इलेक्शन है, यहाँ पे भी इलेक्शन है। और ये देखिए मोहतरमा क्या कह रही है। यूके कर्व्स DRC वीज़ाज अनाउंस माइग्रेंट रिटर्न डील विथ अंगोला नामीबिया। तो इसका कहना यह है कि ये जो DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो यहाँ से जो है वीज़ा जो है हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, क्योंकि ये जो है कायदा कानून को तस्लीम नहीं कर रहे। यूके का कहना यह है कि आपके यहाँ जो भी कानून को फॉलो करते हुए आएंगे वो आए, कोई मसला नहीं है, वीज़ा हम लोग देंगे, वो आए यहाँ पे काम करें, पढ़ाई करें, जो करना। लेकिन जो लोग इलीगल आ जाते हैं तो उनको आप वापस लीजिए कम से कम। तो वो दस्तखत नहीं कर रहा। तो आप कह रहे हैं कि अगर आप इलीगल को वापस नहीं लेंगे तो फिर हम लीगल ही नहीं आने देंगे। तो यही शर्त जो है यूके वाले हर एक को लगा रहे हैं। तो उसका कहना यह है कि ये नामीबिया और अंगोला वाले ने इस बात को मान लिया है, तो इनका थैंक यू। लेकिन तुम नहीं मान रहे हो तो तुम्हारे लिए नो थैंक यू। तो ये देखिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और आज इंशाल्लाह जो है 28वां पारा मुकम्मल, सूरह तहरीम मुकम्मल, और कल से इंशाल्लाह जो है 29वां पारा सूरह मुल्क। और आज इंशाल्लाह मैं 2-3 वीडियो लाऊंगा मुस्लिम शरीफ आसान दरस हदीस की। तो काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ करें कि हदीस के जो है भी रिकॉर्डिंग मुकम्मल हो जाए, बहुत ज़रूरी है। और फिर जो आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा वो देखने के लायक होगा। कुरान और हदीस में जो है सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक किताब बुखारी और मुस्लिम। अब कुरान की सारी आयात आप पढ़ चुके हों, बुखारी मुस्लिम की सारी अहादीस पढ़ चुके हों, तो दीन का जो सबसे स्ट्रॉन्ग माखज़ है ये, इसका अगर आप मुताला कर लिए हैं तो फिर तो समझ जाइए कि आप आलिम दीन ही बन गए एक क्लास। तो इंशाल्लाह जो है स्लो भी चलेंगे, कितना भी जो है कि ये रहेगा तो ये 2026 में मुस्लिम शरीफ मुकम्मल हो जाएगा और 2027 में बुखारी मुकम्मल हो जाएगा। और अगर फास्ट चलेंगे तो एक ही साल में दोनों मुकम्मल हो जाएगा। अगर 2 वीडियो रोज़ाना बनाए, देखेंगे, पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह जो है 1 साल में ये मुकम्मल होगा। और 4 वीडियो अगर बनाएंगे ये 10 से 15 मिनट वाली, तो फिर इंशाल्लाह जो है 4 वीडियो में दोनों मुकम्मल हो जाएगा। तो देखते हैं लोगों का क्या रिस्पांस रहता है। अभी 2-2 वीडियो लेके चलते हैं। रमज़ान में कुछ थोड़ा तेज़ करेंगे और फिर उसी हिसाब से चलेंगे। तो इंशाल्लाह करंट अफेयर जो है उस पर पकड़ हो गई है। और अभी देखिए फजर बाद से मैं शुरू किया और अभी बना दिया और आराम से वीडियो। ये पहले इसी के लिए 40 जो है मतलब 24 घंटे लग जाते थे। फिर जो है सीरतुन्नबी का बना दिया हूँ, इस बार इंशाल्लाह अगस्त में और अच्छे से बनाऊँगा। और फिर जो है कुरान का होने जा रहा है, रमज़ान से पहले हो ही जाएगा इंशाल्लाह। और फिर जो है हदीस का भी हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह एक जो है फिर ज़ोर लगाएंगे और पूरी दुनिया की हिस्ट्री बताने की कोशिश करेंगे। तो हिस्ट्री में 2 पार्ट रहेगा, पहले एक इस्लामिक हिस्ट्री जो है 1400 साल की, और फिर पूरी दुनिया की हिस्ट्री जो है, तो ये कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।
तो 1 साल जो इस्लामिक हिस्ट्री और 1 साल जो है पूरी दुनिया की हिस्ट्री, 2 साल में हिस्ट्री भी मुकम्मल हो जाएगा। जज़ाकल्लाह।